सभी को जय हिंद। मैं आर.के. सिंह आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबों का एग्ज़ाम बहुत ही शीघ्र होने वाला है, चाहे वो हेड कांस्टेबल का हो या एएसआई का हो या एसआईएलडीसी का हो या एसआई टू आईपीएफ अंडर रूल 70 का हो। लगभग सभी एग्ज़ाम्स एक महीने में होने वाला है और समय भी कम है। इसलिए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रेलवे एक्ट का टॉपिक है। आप लोग इसे हमारे पूरे सेशन को अच्छे से देखिए और आई थिंक आपको अगेन रेलवे एक्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा जो रेलवे एक्ट है वो आज जो मैं जिस पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो पार्ट 1 है और पार्ट 2 में पूरी हो जाएगी। तो आई थिंक 2 वीडियो रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 का। और मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो हमारा आर.के. सिंह का यूट्यूब चैनल है, काइंडली अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कुछ आप लोगों के लिए नया लाऊं या कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताऊं तो आपके पास वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जो रेलवे एक्ट है उससे चाहे आपका हेड कांस्टेबल का एलडीसी का एग्ज़ाम हो या एएसआई का हो या सब इंस्पेक्टर के देने वाले हैं, तो जो एक क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस आपका सिंपल वे में भी आएगा और आज के जैसा कि पिछले एग्जाम में हमने देखा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 प्रश्न वाले क्वेश्चन भी आने लगे, कुछ कथन कारण निष्कर्ष वाले भी आने लगे। तो हम पहले इसमें एक बार एक नज़र देख लेंगे रेलवे अधिनियम को, और उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस आई थिंक आपने रेलवे एक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा अब तक, इसलिए हम ये देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। आप लोग खुद इसका जो क्वेश्चंस अभी बहुत सारे रहेंगे उस क्वेश्चंस को आप खुद बनाएंगे, और उसके बाद फिर जो अगले क्लास में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब जैसे कथन कारण वाले या जिससे एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हो, उस तरह का हम पढ़ेंगे। जैसा कि रेलवे अधिनियम कुछ इंपॉर्टेंट है कि यह अधिनियम 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ। और 1 जुलाई 1990 से लागू हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और वर्ष 2003 में इस अधिनियम में एक बार संशोधन हुआ था, और संशोधन के बाद ये 1 जुलाई 2004 से लागू हुआ, और 2005 में अगेन इसमें अमेंडमेंट हुआ और 2006 में लागू हुआ। क्योंकि ये जो शुरुआती इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं, पूछ देता है कि मतलब कि इसमें संशोधन कब हुआ था, 3-4 डेट आपको दे देंगे, ठीक है। इसलिए डेट को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो अधिनियम है 1989 में संसद द्वारा पारित हुआ था और 1 जुलाई 1990 से लागू हुआ, और 2003 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ और 1 जुलाई 2004 से लागू हुआ, और 2005 में अगेन इसमें संशोधन हुआ था और 2006 में लागू हुआ। इसे आप दिमाग में रखेंगे, भी मैं पीछे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बनाने पड़ेंगे और कमेंट के माध्यम से आपको बताने पड़ेंगे कि सही है गलत है। तो इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। जो रेलवे अधिनियम की धारा 1 है, जैसा कि जो धारा 1 होता है, धारा 1 सब में संक्षिप्त नाम एवं विस्तार ही होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रेलवे अधिनियम की धारा 1 किससे संबंधित है। इसमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार से, परिभाषाएं से, पासपोर्ट टिकट के अभ्यार्पण से, इस तरह का 3-4 दे देंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला सेक्शन होता है, अधिकांश सबका संक्षिप्त नाम और विस्तार ही होता है। और जो धारा 2 है, धारा 2 में परिभाषाएं होता है, डिफिनेशंस होता है। इसमें भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं रेलवे एक्ट में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डैमरेज जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, जिसको हम
विलम्ब शुल्क भी कहते हैं, विलम्ब शुल्क, डैमरेज, वो जैसे कि फॉरवर्डिंग नॉट, वो इम्पोर्टेंट है, फॉरवर्डिंग नॉट इम्पोर्टेंट है। दूसरा जैसे कि लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगला लगेज, लगेज के बारे में जो सामान होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑफिसर ऑथराइज्ड कौन कौन है, ऑफिसर ऑथराइज्ड जो, जैसे कि हमारे यहाँ जो रेलवे एक्ट का काम करता है उसमें बोलते हैं ना ऑफिसर ऑथराइज्ड, जो हमारा अभी हम आगे पढ़ेंगे 179 का 2 में दिया गया है कि हमारे यहाँ ऑफिसर ऑथराइज्ड कौन कौन है। तो जो हमारे आरपीएफ में ऑथराइज्ड है, जो भी हम कार्रवाई करते हैं वो एएसआई, एएसआई एंड अबव, मतलब एएसआई और उससे अबव जो है वो हमारे आरपीएफ का ऑफिसर ऑथराइज्ड है। मतलब वो रेलवे एक्ट का मामला पंजीबद्ध करेगा, जांच करेगा, इस तरह से ऑफिसर ऑथराइज्ड। और दूसरा जो है ऑफिसर ऑथराइज्ड हमें आरपीएफ से ही काम है। ऐसे जो कॉमर्शियल का अधिकारी होता है या विजिलेंस का होता है, ऑपरेटिंग का ग्रुप सी कर्मचारी, वो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है। वो और उससे ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, कॉमर्शियल के भी, विजिलेंस के भी और ऑपरेटिंग के भी, जो ग्रुप सी कर्मचारी है और उससे एबव रैंक है वो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है। लेकिन जो हमारा आरपीएफ का है, आरपीएफ में हमारा जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो आरपीएफ ऑथराइज्ड ऑफिसर हमारा एएसआई एंड अबव है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा जो डिफिनेशन है वो पैसेंजर, यात्री, यात्री भी एग्जाम में आ सकता है। यात्री के बारे में किसमें दिया गया है, जैसे रेलवे रसीद, जिस रेलवे रिसिप्ट कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जैसे हमने जो डैमरेज पढ़ा था वो वॉरफेज, वॉरफेज भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम डिफिनेशन में यदि हम ज्यादा नहीं, लगभग 10 इंपॉर्टेंट हम याद करेंगे तो एग्जाम में हमारा आ जाएगा। लेकिन वही वो किस में दिया गया है, जैसे कि डिफिनेशन तो 2 में दिया गया है, जैसे हम पूछें कि विलम्ब शुल्क किस में दिया गया है, तो 2 का किस में है, 2 का 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो एग्जाम में आपका आएगा, जैसे कि डैमरेज तो आएगा, हमेशा एग्जाम में आता है डैमरेज के बारे में। दूसरा फॉरवर्डिंग नोट, यानी जो प्रेषण टिप्पणी होते हैं, वो एग्जाम में पूछता है। दूसरा जो एलसी गेट है, लेवल क्रॉसिंग, उसके बारे में भी एग्जाम में आपका पूछेगा डिफिनेशन में। जैसे प्राधिकृत अधिकारी यानी ऑफिसर ऑथराइज्ड, उसको ही पूछेगा। जैसे पार्सल के बारे में, पार्सल का किसमें है, पास के बारे में किसमें है, पैसेंजर के बारे में किसमें है, जैसे पैसेंजर किसमें 229 में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पैसेंजर जो है वो 229 में है। जैसे रेलवे रसीद किसमें है, रेलवे रसीद, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे रोलिंग स्टॉक, जो चल स्टॉक होता है जिसको बोलते हैं, वो किसमें है। जैसे वॉरफेज किसमें है। तो ये इतना यदि 10-12 हम याद करेंगे तो इससे ज्यादा डिफिनेशन में ज्यादा नहीं पूछता है, तो हम उसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, डिफिनेशन में कम ही एग्जाम में पूछते हैं। तो हम जो अभी हमारा जो हमें ऐसे तो ये सब भी है, जैसे कि 54, 55, 56, 57, ये सब अभी हम नहीं देखते हैं। हम मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा 137 से, जो एक्चुअली क्या है कि हमें जो कैटेगराइज किया गया रेलवे एक्ट में आरपीएफ के लिए, तो वो कैटेगराइज 2 तरह से किया गया है, 2 तरह से। मतलब एक पेटी केसेस, दूसरा नॉन पेटी केसेस। पेटी केसेस, नॉन पेटी केसेस, इस तरह से जो पूरा रेलवे एक्ट के अपराध वाले सेक्शन है, ठीक है, उसको 2 तरह से कैटेगराइज कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। एक कर दिया कैटेगराइज पेटी केसेस, दूसरा कैटेगराइज कर दिया नॉन पेटी केसेस। तो जो पेटी केसेस है, पेटी केसेस में जैसे टोटल 19 सेक्शन को रखा गया है, जो 19 धाराएं हैं, 19 धाराएं, उसको पेटी केसेस में रखा गया। जैसे 137 है, 137, जो 138 है, 139 है, 141 है, 142 है, 144 है, 145 है, 147 है, 155 है, 156 है, 157 है, 159 है, 162 है, 163 है, 164 है, 165 है, 166 है, 167 है और 172। मतलब ये जो 19 सेक्शन है, 19 सेक्शन को पेटी केसेस कहते हैं, पेटी केसेस, ठीक है। और जो दूसरा 10 सेक्शन जो रखा गया है, जैसे कि 143 है, 146 है, 153 है, 154 है, 160 है, 161 है, 173 है, 174 है, 175 है, 176 है, ये जो 10 सेक्शन है,
इसको बोलते हैं नॉन पेटी केसेस। ये जो है आपके क्राइम मैनुअल में दिया गया, आपने आई थिंक क्राइम मैनुअल पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्राइम मैनुअल बहुत ही अच्छा चीज़ है। क्राइम मैनुअल में जो आप वर्किंग करते हैं, क्राइम मैनुअल में सारे का दिया गया है, जैसे कि जो आरपीयूपी एक्ट है उसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है, बड़ा है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में वही पूछता है जो आपसे रिलेटेड है, मतलब आपके वर्किंग से रिलेटेड है, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करनी चाहिए। जैसे मतलब कि मैं एक आरपीयूपी एक्ट की बात करता हूँ, जैसे क्राइम मैनुअल आपका आरपीयूपी एक्ट कर दिया गया, तो जनरली आरपीयूपी एक्ट में क्या होता है, या रेलवे एक्ट का जो भी कोई बड़ा मामला है, ठीक है, उसमें जनरली यही होती है, कोई घटना घटती है, जैसे ही घटना घटेगी तो इन्फॉर्मेशन आएगा आपको, इन्फॉर्मेशन आएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा आप रोजनामचा में दर्ज करेंगे कि हाँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई। इन्फॉर्मेशन आने के बाद आप सीधा पीओ विजिट के लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही पीओ विजिट के लिए गए तो पीओ विजिट में वो देखते हैं कि जो घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, तो डॉग भी लेके जाते हैं, डॉग स्क्वाड को लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जितने भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको सीजर करते हैं, सीज करते हैं सामान को। सीज करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद फिर उसको थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद उसका मेडिकल कराते हैं। मेडिकल कराने के बाद हम उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करते हैं, उसके बाद हम केस डायरी लिखते हैं, रिमांड लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा इसी तरह से आएगा कि मतलब जैसे कि जो रोजनामचा है वो किसके अंतर्गत आता है, नंबर एक। दूसरा, जो आपने 24 घंटे के अंदर पेश किया, तो 24 घंटे के अंदर सीआरपीसी किस धारा के अंतर्गत आपने पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने। आपने उसका एक्यूज का मेडिकल कराया, तो मेडिकल किस धारा के तहत कराया, किस सीआरपीसी के सेक्शन के तहत कराया। ठीक है, जैसे आपने क्या बोलते हैं कि रिमांड ली, तो रिमांड सीआरपीसी किस सेक्शन के तहत आपने रिमांड लिया। ठीक है, जो उसके बाद फिर आपने केस डायरी काटी, तो केस डायरी किस सेक्शन के तहत काटी, है ना। तो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछता है, मतलब वो जो आपका क्राइम मैनुअल है उसको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा है। तो ये जो क्राइम मैनुअल में आपको बताया गया है कि मतलब जो आपके केसेस हैं रेलवे एक्ट के, उसको दो भाग में बांट दिया गया है। 19 और 10, यानी 19 सेक्शन जो है वो पेटी केसेस हैं, जैसा कि हमने भी बताया। और जो 10 सेक्शन है बड़े बड़े, जो कि ट्रायल, उसको बांट दिया गया नॉन पेटी केसेस के लिए। ठीक है, इस तरह से बांट दिया गया। तो जो 137 है, धारा सबसे पहले जो दिया गया 137, जो कि अब पेटी केसेस है 137 में कहता है कि उचित पास या टिकट के बिना कपट पूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना। ये याद रखिएगा कि 137 में दिया गया है कि उचित पास या टिकट के बिना यदि कोई भी आदमी कपट पूर्वक यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयत्न करता है, तो एक्चुअली क्या है कि रेलवे एक्ट में इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही याद रखनी पड़ेगी, मैं ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, हम इसलिए आप पढ़ा रहे हैं कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए तो आपको माइंड में आ जाएगा, एक दो बार आप देखेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 6 मास तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों ही दंड दिए जाते हैं इसमें 137 में। इस तरह का है क्या। ठीक है, तो 138 की बात यदि हम करते हैं तो 138 उचित पास या टिकट के बिना या अपर्याप्त पास या टिकट से या निर्धारित दूरी से आगे यात्रा करने पर मांगने पर अधिक प्रभार और किराए का बिल। ठीक है, 137 138 ये हो गया आपका, यदि उचित पास या टिकट नहीं है उसके बिना यात्रा करते हैं तो 137। और 138 उचित पास या टिकट के बिना या अपर्याप्त पास या टिकट से निर्धारित दूरी से आगे यात्रा करते हैं तो, और उसके लिए वो 1 माह का कारावास और जो 10 दिन से कम नहीं, ये इस तरह का सिस्टम है 137 38 ये। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन अपने लिए वो 141 है एक्चुअली एग्जाम में। 141 के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि इससे हमारा पंक्चुअलिटी मार्क आता है 141 से। जो 141 है 141 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना। ठीक है, जो
जिसको बोलते हैं एसीपी कर दिया, मतलब अलार्म चेन पुलिंग। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया कि एसीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो अलार्म चेन पुलिंग एसीपी, यानी कि जो गाड़ियां चल रही है उसमें यदि हस्तक्षेप होता है, मतलब चेन पुलिंग होती है 141, यानी कि इसमें 1 साल तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना। मतलब जो पनिशमेंट का वो भी याद रखने हैं, तो एग्जाम में ये भी दे देगा तो दिक्कत होगी कितनी सजा है, तो ये याद रखना पड़ेगा, यानी 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों दंड दिए जाएंगे 141 में। ठीक है, 141 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 141 में पंक्चुअलिटी मार्क आती है और डेली मीटिंग होता है आपका, लगभग हर मंडे को मीटिंग होती है जीएम डीआरएम की अपने। ठीक है, जो धारा 142 है, 142 है टिकटों का अंतरण। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसफर ऑफ टिकट्स। आदमी 142 143 में गड़बड़ा जाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है 142 में 143 में। तो 142 जो है वो टिकटों का अंतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ टिकट्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टिकट्स, तो मतलब इसमें 3 माह का कारावास है या जुर्माना। ठीक है, 500 रुपये या दोनों। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जो टिकटों के अंतरण के लिए दंड का प्रावधान है वो किस में है, तो 142 में है। ठीक है, चूंकि दोनों ही टिकट से रिलेटेड है 142 43, तो आदमी कंफ्यूज करता है हमेशा, और एग्जाम में आदमी सीधा देखता है कि 141 143 142 को नजरअंदाज कर देते हैं। तो 142 टिकटों का अंतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ टिकट्स। ठीक है, 3 माह का कारावास, ये जुर्माना 500 रुपये का, ये दोनों। जो 143 है, 143 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 143 अक्सर रेलवे बोर्ड से लेटर आते रहते हैं या जोन से लेटर आते रहता है कि 143 के अंतर्गत कार्रवाई करो। तो 143 मतलब रेल टिकटों का अवैध व्यापार। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो रेल टिकट का क्या करता है, इसमें टॉटिंग का काम होता है। टॉटिंग का काम जैसे अपना पीआरएस काउंटर है, उसमें भी टॉटिंग का काम होता है। दूसरा आजकल सिस्टम हो गया बाहर में मतलब जितने भी ट्रेवलिंग वाले हैं, ट्रेवलिंग वाले भी आईआरसीटीसी से भी कनेक्टेड रहते हैं, और वो पर्सनल आईडी से अपना टिकट बनाता है, पर्सनल आईडी से। तो उससे क्या होता है कि वो कमीशन भी लेता है लोगों से। तो मतलब खासकर जो फेस्टिवल सीजन है उसमें बहुत ही दिक्कत होता है लोगों को, जो टिकट का दाम 1000 रुपये वो 2-2000 रुपये लेता है। तो इसमें 143 में अक्सर चलते रहता है, उसमें वो करते हैं, क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन चलाते रहते हैं 143 में टॉटिंग के लिए। तो जो रेल टिकटों का अवैध व्यापार करेगा, ठीक है, मतलब कोई भी टिकट खरीदेगा या बेचेगा या खरीदने या बेचने का प्रयत्न करेगा, तो इसमें क्या है कि दंड का प्रावधान है, 3 साल का जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। ठीक है, और इसमें यदि न्यूनतम देगा पनिश तो कम से कम 1 महीना से कम का नहीं देगा, और जुर्माना देगा 5,000 रुपये से कम का नहीं देगा। तो 141 काफी इंपॉर्टेंट था। एसीपी, जो एसीपी गाड़ी में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था, टिकटों की कालाबाजारी कहिए या रेल टिकटों का अवैध व्यापार कहिए या टॉटिंग कहिए, धारा 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल तक का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना। ये ट्रायल केस है जो 143 है। 143 इसको नॉन पेटी केस कहते हैं। ये ट्रायल चलता है, ट्रायल। इसमें तुरंत ये समरी नहीं है, समरी ट्रायल नहीं कि गए कोर्ट में छोड़ दिया, नहीं, लंबा केस चलता है 143 का। जो 144 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अक्सर मतलब इसमें लेटर आते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया में ये बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। मतलब ये क्या कि ट्रेनों में वेंडर चलते हैं और किसी ने वीडियो बना ली, वीडियो बना के भेज दिया कि इस सेक्शन में वेंडर चल रहा है। तो इससे क्या है कि जो वहाँ का पोस्ट इंचार्ज है उस पर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और इसमें दूसरा ये भी होता है कि ये लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं। जो वेंडर्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, किसी पैसेंजर को मार दिया, पीट दिया, है ना। तो जो धारा 144 है, रेल पर फेरी लगाना आदि और भीख मांगने पे निषेध। मतलब कोई भी आदमी रेल पे विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई भी चीज बेचेगा, प्रदर्शन करेगा, ठीक है, तो धारा 144 लगेगा उसमें। मतलब लेकिन 144 में भी दो चीजें, मतलब 144 का 1 और 144 का 2, मतलब ये हमेशा याद रखिए कोई भी बनाते हैं तो 144 का 1 144 का 2, मतलब दो चीजें, रेल पे फेरी लगाना और भीख मांगना। जो फेरी लगाना है
बिना लाइसेंस का, मतलब जो आईआरसीटीसी यदि लाइसेंस दे दिया, कोई दूसरा लाइसेंस दे दिया, तो उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो ट्रेन में कुछ भी बेचता है, ठीक है, प्रदर्शन करता है, तो वो 144 लग जाएगा, ठीक है। और यदि भीख मांगता है, जैसे कि बहुत सारे भिखारी हैं, वो भीख मांगता है, तो उसका 144 का चू, मतलब 144 का ए, 144 का बी, 144 का 1, 144 का 2, 1 में हो गया आपका फेरी लगाना, और 144 का 2 में भीख मांगना, चाहे स्टेशन में भी। अब सवाल ये आता है कि जैसे कि हम एक किन्नर को पकड़ते हैं, किन्नर, ट्रेन में किन्नर भी रहता है ना, किन्नर, ठीक है, जो किन्नर है, किन्नर को पकड़ते हैं, तो उस पे कार्रवाई किस में करेंगे? किन्नर पे, मतलब कि जो ट्रांसजेंडर होता है किन्नर, तो उसको 144 में ए लगाएंगे या 144 का बी लगाएंगे? तो किन्नर पे 144, क्योंकि किन्नर क्या है, लोगों से पैसे मांगता है, पैसे मांगता है, तो इसका मतलब है कि वो भीख ही मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तो उसमें हम 144 का बी लगा देंगे, 144 का बी लगा देंगे हम, 144 का बी, ठीक है। जो 144 है, 144 का बी लगाएंगे किन्नर। लेकिन अब ये बोलेंगे कि जो किन्नर है, किन्नर यदि ताली बजाता है, ठीक है, ताली बजा के भीख मांग रहा है, तो फिर क्या करेंगे? जो किन्नर है, यदि मान लिए कि वो भीख मांग रहा है ट्रेन में, और वो ताली बजाता है, ताली बजा के भीख मांगता है, तो उसमें क्या लगेगा? बताइए। यदि कोई भी आई थिंक आएंगे तो बताइए। एक किन्नर है ट्रेन में, और किन्नर क्या करता है कि पैसा भी मांगता है, और दूसरा ताली बजाता है, ताली बजा के लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है, और कुछ मतलब वो गाली गलौज भी कर देते हैं, मतलब अभद्रता कर देते हैं, तो कौन सा धारा लगेगा इसमें? हाँ, तो इसमें अरुण दुबे 145 बता रहे हैं, बहुत अच्छा, त्रिपाठी जी बता रहे हैं, सुरेंद्र साहू जी बता रहे हैं 145 का बी। अभी हम 145 की भी चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या 145 में भी दिया गया है कि वो नशे में होना, न्यूसेंस करना, चूंकि क्या किन्नर जो है वो न्यूसेंस कर रहा है, किन्नर जो एक तो मांग रहा है, मतलब भीख मांग रहा है, दूसरा क्या एक ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है मतलब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब अभद्रता कर रहा है, मतलब न्यूसेंस कर रहा है। तो उसमें क्या है कि 144 भी लग जाएगा और 145 भी लग जाएगा, दोनों धारा लगा देंगे, 144 का बी लगा देंगे और 145 लगा देंगे 145 का, वो चूंकि वो भी न्यूसेंस है, 145 का बी भी लग जाएगा, दोनों लग जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ देगा, आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 144 आई थिंक क्लियर है कि 144 में दो ही चीज है। पहला चीज बिना लाइसेंस का स्टेशन में या ट्रेन में फेरी लगाना, मतलब बेचना, 144 का ए। जो 144 का बी है, उसमें क्या है कि भीख मांगना, ठीक है। 144 यदि इस तरह से दोनों होता है, दोनों को पकड़ के केस बना देंगे और उसको 1 साल का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना, जनरली क्या है जुर्माना ही कर देता है सबको, ठीक है। जो धारा 145 है, 145 ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आज के दृष्टिकोण से। इसमें क्या है कि नशे की हालत में होना, नशे की हालत में होना, यदि कोई भी, इसमें 3 चीजें दी गई है 145, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। 145 में 3 चीजें हैं। पहला, यदि कोई आदमी नशे की हालत में हो, यदि नशे की हालत में हो तो 145 ए लग जाएगा। दूसरा क्या है कि आदमी क्या है कि गाली गलौज कर रहा है या गंदगी फैला रहा है, ठीक है, कोई भी अशिष्ट कार्य कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अश्लील भाषा का यूज कर रहा है, ठीक है, न्यूसेंस कर रहा है, कोई भी न्यूसेंस कर रहा है, तो 145 का बी लगा देंगे, ठीक है। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, जो लोग अक्सर नहीं जानते हैं, तीसरा जो सी नंबर है, अक्सर लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि मान ले कि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, ठीक है, और यात्रा करने में ट्रेन में कोई आदमी वो क्या कर रहा है कि हमारे आराम में वो बाधा पहुंचा रहे हैं, मतलब हमको, चूंकि हमने एसी में रिजर्वेशन कराया है, मैं आराम से जाना चाहता हूँ मुंबई, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और हमारे आराम में कोई बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, तो हम यदि शिकायत करेंगे तो जो मामला दर्ज होगा वो सी में, 145 का सी, यानी कि यात्रियों के आराम में यदि कोई बाधा पहुंचाता है तो सी लगाएंगे। तो आई थिंक 145 का तीनों ही चीज क्लियर है। यदि कोई आदमी नशे की हालत में है तो 145 का ए लगेगा, यदि कोई आदमी न्यूसेंस करेगा, कोई भी अशिष्ट कार्य करेगा, गाली गलौज करेगा, तो उसको 145 का बी में लगा देंगे,
और यदि यात्रियों के आराम में कोई बाधा पहुंचाएगा तो इसको 145 का सी में लगाएंगे। ये क्लियर है? 145 का ए, 145 का बी, 145 का सी। आई थिंक 145 क्लियर है। अब बताइए, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे एक लड़का है, उसको मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन में वो क्या है कि शराब पिए हुए, ठीक है, और वो दूसरा क्या है कि वो गाली गलौज भी कर रहे हैं। इसमें कौन सा धारा लगाएंगे? कमेंट के माध्यम से बताइए। एक लड़का है, शराब पिया हुआ है और वो गाली गलौज भी कर रहे हैं, कौन सा धारा लगाएंगे? कमेंट के माध्यम से आप लिखिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। एक लड़का है, रेलवे स्टेशन में नशे में है और वो गाली गलौज कर रहे हैं। सारे लोग, काफी लोग जुड़े हैं, सब फटाफट लिखिए, मैंने इसमें लिखना है। हाँ, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। इसमें 145 का ए भी लगा देंगे, ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए रेलवे स्टेशन के सामने में पार्किंग स्टैंड है, साइकिल का पार्किंग स्टैंड, रेलवे स्टेशन सामने में साइकिल का पार्किंग स्टैंड है। अब वो क्या कर रहा है लड़का, वो लड़का कर रहा है कि गलत रसीद काट रहा है, जो रसीद काट रहा है वो गलत रसीद काट रहा है, ठीक है। मतलब नो पार्किंग में ही गाड़ी है लगा, नो पार्किंग में, और वो गलत रसीद काट रहे, उस लड़के भी क्या कार्रवाई होगी? नो पार्किंग में यदि गाड़ी लगाता है तो वो अलग मैटर है, चलो ठीक है, वो नो पार्किंग में गाड़ी लगा रहा है, वो पब्लिक पे कार्रवाई करेंगे जिसने नो पार्किंग में साइकिल लगाया। लेकिन जो साइकिल स्टैंड वाला है वो गलत काट रहा है टिकट, पैसा गलत काट रहा है, उस पे क्या धारा लगाएंगे? कमेंट के माध्यम से बताइए कि मतलब एक लड़का है, साइकिल स्टैंड में काम करता है और जो पब्लिक आती है वो वहां पे साइकिल अपना खड़ा करता है नो पार्किंग में, और वो क्या कर रहा है कि टिकट काट रहा है, गलत तरीके से काट रहा है, पैसा काट रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। मतलब वो क्या है कि लड़का न्यूसेंस कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है। देखिए, जो 145 का सी है, मैं बता रहा हूँ, 145 का सी है यात्रियों के आराम में बाधा। यदि कोई यात्री है, यदि वो आराम, चाहे वो स्टेशन में बैठने में आराम कर रहा हो या जो उसका सोने का है उसमें तकलीफ हो रहा हो उसको, या ट्रेन कंपार्टमेंट में तकलीफ हो रहा हो उसको, तो उसमें 145 का सी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नो पार्किंग जोन है, नो पार्किंग जोन में साइकिल खड़ा नहीं करना है, तो उसमें तो 159 लगता है, नो पार्किंग में 159 लगता है, 159 करवाए थे, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसने लगाया साइकिल खड़ा किया उस पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन जो एक स्टैंड का लड़का है, वो लड़का जो है वो मतलब वो न्यूसेंस कर रहा है, उस तरह का जो गलत काम कर रहा है, मतलब वो न्यूसेंस कर रहा है। न्यूसेंस में 145 बिल लगेगा, मतलब कोई भी न्यूसेंस, चाहे वो गाली गलौज हो, चाहे वो न्यूसेंस हो, चाहे वो अभद्रता हो, सब में 145 का बिल लगेगा। 145 जो है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 145 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। 3 ग्रेडियंट्स है 145 का। पहला ग्रेडियंट है नशे की हालत में होना, 145 का ए। जो 145 का बी है, कोई न्यूसेंस काम करना या गाली गलौज करना या अश्लील करना, 145 का बी लग जाएगा। सी लगेगा यात्रियों के आराम में बाधा पहुंचाना, सी लगेगा। तो यदि इस तरह से कोई भी करता है तो उसको हम पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, तो 6 महीने का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना और 5 टिकट जब्त हो जाएगा। तो ये 145 क्लियर हो जाएगा। जो 146 है 146, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने लिए ही है कि रेल सेवक के कर्तव्यों में बाधा डालना, ठीक है। 146 यानी कि यदि कोई आदमी जो कि रेल कर्मचारी है, चाहे आप भी हो, उसके काम में बाधा डालेगा तो 6 महीने का जेल और 500 रुपए का जुर्माना, ये दोनों दंड दिए जाएंगे।
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मान ले कि कहीं पे आप गए काम करने के लिए, कोई भी आदमी आपको काम करने नहीं दे रहा है, यानी बाधा डाल रहा है ना, तो उसको बताइए कि देख लो भाई, ये 146 लगा दूंगा तेरे के ऊपर, कर्तव्य में बाधा डाल रहे हो तुम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो मिनिमम पनिशमेंट की बात हो रहा है ना, 145 का मिनिमम पनिशमेंट कितना है, ठीक है, तो इसमें जो 500 रुपये तक का जुर्माना होता है, पास या पास या टिकट भी, उसमें पास या टिकट भी जब्त कर लेता है। ये सब डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर में, वो कितना देगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। वो कोई भी जो पनिशमेंट का सेक्शन रहता है रूल में, चूंकि संसद से पास होता है, उसमें दिया रहता है कि इतना दीजिए, तो वो विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट कितना फाइन करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी चीज में जैसे मान लीजिए 6,000 का, 5,000 का है, 2,000 का है, तो मजिस्ट्रेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो 146 रेल सेवकों के कर्तव्य में बाधा डालना, तो कोई भी रेल सेवक है, वो काम कर रहा है, चाहे वो आप हो, चाहे ऑपरेटिंग का हो, चाहे कॉमर्शियल का हो, कोई भी हो, यदि अगला आदमी यदि उसके काम में बाधा डालता है तो उसको 6 महीने तक का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना या दोनों दंड दिया जाता है। जो अगला है 147 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रेस पास भी बोलते हैं इसको, 147 को ट्रेस पास, यानी कि रेल के किसी भाग या जगह पर विधि विरुद्ध प्रवेश करना। ठीक है, और विधि विरुद्ध प्रवेश से हटने से इनकार करना। ठीक है, जैसे कि कोई भी, ऐसे तो कहा जाता है कि कोई भी रेलवे यार्ड में घूम रहा है तो उसको पहले बोलेंगे भाई तू यहाँ से चले जाओ, तो यदि हम कहेंगे चले जाओ तो वो चले जाएगा, तो हम केस नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं कि आरपीएफ केस कर देती है, कोई भी आदमी को देखता है यार्ड में खड़ा है तो क्यों खड़ा है, केस कर देते हैं। ठीक है, तो वो 147 मतलब रेल के किसी भाग या जगह पर, यानी कि विधि विरुद्ध प्रवेश करना है, मतलब उसका कोई ऑथराइज नहीं है वहां आने का, कोई टिकट नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। ठीक है, और वो बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो उसको 147 में कार्रवाई करते हैं। ये बहुत ईजी है, 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड दिए जाएंगे। ठीक है, जो पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट एक्चुअली एग्जाम में पनिशमेंट में 500 600 ये एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, एग्जाम में जो जुर्माना है ना, जुर्माना क्या है कि एग्जाम में, इसलिए कि बहुत सारा है ना, 500 1000 6000 नहीं पूछता एग्जाम में। वो एग्जाम में सिर्फ धारा में क्या है, उसका ग्रेडियंट क्या है, वो पूछेगा आपको एग्जाम में। क्योंकि जो पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट कुछ कुछ का एग्जाम में पूछेगा, जैसे जो पॉपुलर रहता है, ऐसे ज्यादातर वो नहीं पूछता है। बड़े बड़े जो समरी ट्रायल वाले नहीं है, जो बड़े केस हैं ट्रायल वाले, वो सबका पूछता है। अगला जो है 148, मुआवजा के लिए आवेदन में झूठा कथन करने पे दंड। ठीक है, मुआवजा के लिए आवेदन में झूठा कथन करने पे दंड, मतलब कि यदि कोई आदमी रेल से मुआवजा मांगता है कि हमने ये सामान बुक किया था, वो सामान हमारा नहीं मिला, ठीक है, और उसमें वो क्या करेगा, झूठा कथन करेगा, तो उसके लिए उसको दंड का प्रावधान है इसमें। तो वो जो दंड है वो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दंड। ये 148 याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 138 मुआवजे के लिए आवेदन में झूठा कथन करने पे दंड। ठीक है, 148 में। जो 149 है, 149 है कि मुआवजा या हर्जाना या क्षतिपूर्ति के लिए झूठा दावा करने पे, यानी कोई आदमी झूठा दावा करता है, ठीक है, तो झूठा दावा करने पे इसमें भी 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए 148 149 दोनों को दिमाग में रखना है कि एक में है कि असत्य कथन करने के लिए, जैसे इसमें ये दिया गया, ये आवेदन में झूठा कथन नहीं, जो हम आवेदन कर रहे हैं उसमें झूठा कथन कहेंगे,
ठीक है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, और दूसरा जो है ये आपका 149 में, मैंने यदि हम झूठा दावा ही करेंगे, ठीक है, झूठा दावा करेंगे तो दावा करने के लिए दंड का प्रावधान है, 3 वर्ष तक कारावास से जुर्माना। ठीक है, जो ये 3 सेक्शन है, 150, 151, 152, ठीक है, उस तीनों में हम आरपीएफ कार्रवाई नहीं करते हैं, 150, 151, 152 में। ठीक है, ये तीनों में जीआरपी कार्रवाई करती है, जीआरपी या लोकल पुलिस कार्रवाई करती है। जीआरपी का क्षेत्राधिकार बटा रहता है, जैसे कि कहीं कहीं स्टेशन यार्ड रहता है, मतलब एक होम टू होम सिग्नल, होम से होम सिग्नल में जीआरपी कार्रवाई करती है। कहीं कहीं जुरिडिक्शन का अलग भी हो सकता है, और आउटर के बाद जो पूरा सेक्शन होता है लोकल पुलिस का रहता है। तो ये लोकल पुलिस भी कार्रवाई करेगी और जीआरपी भी कार्रवाई करेगी, 150, 151, 152, ये तीनों। और ये तीनों ही सबसे बड़ा सेक्शन है रेलवे एक्ट का, काफी बड़ा है। तो जहां 150 में ये दिया गया है कि रेलगाड़ी की दुर्भावना, यानी कि विद्वेषपूर्ण, शत्रुता, तोड़फोड़, ध्वस्त करना या ध्वस्त करने का प्रयत्न करना। ठीक है, तो इसमें जो है काफी सारे पॉइंट हैं। इसमें 150 में 150 में एक्चुअली क्या है कि ट्रेन में मान ली कोई बहुत सारे यात्री हैं, हजारों यात्री रहते हैं ट्रेन में, यात्रा करते रहते हैं। ठीक है, अब कोई आदमी क्या करता है कि जो पटरी है, पटरी के ऊपर में कोई भी पत्थर रख देता है बड़ा सा। ठीक है, बड़ा पत्थर रख देगा या कोई बड़ा लोहा रख देगा। ठीक है, या कोई बड़ा लकड़ी का रख देगा, पूरा लकड़ी का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि मान ली पटरी है, पटरी में बहुत बड़ा लोहा रख दिया आर पार, या बहुत बड़ा लकड़ी का बहुत बड़ा वो रख दिया, पत्थर रख दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ट्रेन आएगी तो ट्रेन गिर जाएगी। अब ट्रेन गिर जाएगी तो उसमें हजारों लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास से दंडनीय होगा ये। ठीक है, तो ये जो 150 है वो बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, और ये जरूरी भी है, इसलिए कि थोड़ी सी गलती लोगों की ना समझी, उससे हजारों लोगों की जान जाएगी। तो जो 150 का, इसमें 5 ग्रेडियंट्स 150 में, ए बी सी डी ई। जो 150 का ए है वो कहता है कि कोई भी रेल के ऊपर में कोई भी चाहे पटरी के आर पार कोई भी कास्ट रख दे, मतलब लकड़ी रख दे, पत्थर रख दे, या अन्य कोई ऐसा चीज रख दे, या कोई फेंके। ठीक है, तो इसमें 150 का ए लग जाएगा, 150 का ए। ठीक है, और उसको नॉलेज है उस आदमी को, हम ऐसा करेंगे तो जो रेल में आदमी जाएगा, रेल गिरेगी और आदमी मरेगा। ठीक है, तो 150 का ए लगेगा, मतलब कोई भी रेल के ऊपर में कोई भी या उसके आर पार कोई लकड़ी रखना, पत्थर रखना या अन्य पदार्थ रखना। जो 150 का बी है, बी ये कहता है कि किसी रेल की पटरी या स्लीपर या अन्य पदार्थ या अन्य चीज को उठाएगा, हटाएगा, ढीला करेगा, विस्थापित करेगा। जैसे मान ले कि ट्रैक का फिटिंग्स हमने खोल दिया, जो ट्रैक है, ट्रैक की फिटिंग्स हमने दिए। यहाँ पे 2 चीजें हैं, जिसे हम आरपीयूपी बनाते हैं केस। जैसे मान ले कि रेल की पटरी है, रेल की पटरी से कभी हम मतलब 50 पेंडाल क्लिप खोल लिया, ईआरसी खोल लिया। ठीक है, तो ईआरसी खोल लिया तो उससे क्या है कि हम चोरी का मामला बना देते हैं। लेकिन चोरी मतलब वो तो उसने खोला है, ट्रेन गिर जाएगी, ट्रेन गिर जाएगी तो चोरी का ना बन के ये बन सकता है 150 लग सकता है उसमें। ठीक है, तो कोर्ट में यदि खोलना हम दिखा देंगे तो 150 लग जाएगा, 150 का बी लग जाएगा। मतलब कोई भी ट्रैक की फिटिंग्स है, चाहे वो पटरी हो, चाहे स्लीपर हो, है ना, मतलब या वहां पे कोई चीज हो, उसको हटाएगा, उसको उठाएगा, उसको या लीवर उसको ढीला करेगा, है ना, या तो ये या उसको हटा देगा, तो इसमें क्या है कि 150 का बी लग जाएगा। पहले में रखना, मतलब पटरी के ऊपर में कोई पत्थर रख दिए, फेंक दिए, लकड़ी रख दिए, है ना, या अन्य कोई पदार्थ रख दिए, तो 150 का ये लग जाएगा। दूसरा क्या है कि यदि ट्रैक फिटिंग्स है ना,
ट्रैक की फिटिंग्स है, पटरी है, स्लीपर है या अन्य पदार्थ है या कोई चीज है, उसको कोई उठा दिए, हटा दिए, ढीला कर दिए तो लग गया। और अगली में ये क्लियर कर दिया है सी में कि जैसे कोई पॉइंट है, जैसे पॉइंट होता है ना, पॉइंट हो यानी मशीनरी हो, उसको घुमाएगा, चलाएगा, खोलेगा, दिशा भंग करेगा, तो उसमें सी लगेगा 150 का सी। और जो डी में है कि किसी रेल पर या उसके निकट कोई सिग्नल या प्रकाश करेगा। अब क्या उधर से ट्रेन आ रही है, बहुत स्पीड, वंदे भारत अभी चली है, बहुत स्पीड चल रही है, तो मतलब 130 की स्पीड से, और दूर से कोई आदमी पूरा सिग्नल की तरह मतलब ग्रीन कर दे, जहां पे रेड होना वहां ग्रीन कर देगा, ठीक है, तो उससे तो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगी, हजारों लोग मर जाएंगे, ठीक है, तो वो डी में है। और अगला दिया है कि किसी रेल के संबंध में कोई अन्य या बात करने का प्रयत्न करेगा। मैंने 150 में जो हमारा है, 150 में ये हो गया कि रेलगाड़ी की दुर्भावना, मैंने कि आपका जो मतलब जो बंदा वो कर रहा है उसका ये कि हम मतलब तोड़फोड़ कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, है ना, तो 150 लग जाएगा। 150 में 5 चीजें याद रखिएगा। किसी रेल के ऊपर या आर पर कोई कास्ट, पत्थर या पदार्थ या चीज रखेगा या फेंकेगा, पहला। दूसरा, किसी रेल की पटरी, स्लीपर या अन्य पदार्थ या चीज को उठाएगा, हटाएगा, ढीला करेगा या विस्थापित करेगा। तीसरा, किसी रेल के किन्हीं पॉइंटों या अन्य मशीनरी को घुमाएगा, चलाएगा, खोलेगा, ठीक है। चौथा, किसी रेल पे या उसके निकट कोई सिग्नल या प्रकाश करेगा या दिखाएगा, ठीक है, तो उसमें डी हो जाएगा। और कोई अन्य कार्य करेगा तो ई हो जाएगा। तो इसलिए 150 क्या है, वो पुलिस या जीआरपी कार्रवाई करेगी, आरपीएफ कार्रवाई नहीं करेगी, ठीक है। इस पे उसी से कार्रवाई कराएंगे। कोई इस तरह घटना घटती है तो लोकल पुलिस को लिख के दे देंगे, आप करिए कार्रवाई, तो वहां कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 150 का इस तरह से हो जाएगा। तो जो दूसरा है 151, जो 151 है, 151 आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रेल संपत्तियों का विनाश या नुकसान। अभी अग्निवीर वाला प्रोटेस्ट चला था ना, अग्निवीर वाला, अग्निवीर में ये सब बहुत ही हुआ है आपका, मतलब 151 तो बहुत ज्यादा हुआ, 151, 151, ठीक है, मतलब आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रेल संपत्तियों का विनाश या नुकसान करना, ठीक है। इसमें ये बताता है कि कोई भी ऐसा कार्य करेगा, मतलब कोई आग लगा देगा या कोई विस्फोट कर देगा, ठीक है, जिससे हमारा जो रेल है वो नाश हो जाए, मतलब नुकसान हो जाए उसका पूरा, ठीक है, नुकसान हो जाए आग से या विस्फोट से, ठीक है। तो इसमें ऐसा करने से क्या है कि 5 साल तक का कारावास है या जुर्माना से दोनों दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारा रेल प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेल की पटरी हो, ठीक है, चाहे रेलवे का ब्रिज हो, है ना, या हमारा स्टेशन का बिल्डिंग हो, ठीक है, या कोई भी डीआरएम ऑफिस, जीएम ऑफिस, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, है ना, चाहे वो हमारा ट्रेन का डब्बा हो, मालगाड़ी का डब्बा हो, ठीक है, लोकोमोटिव्स हो, सिग्नल हो, दूरसंचार हो, ठीक है, ओएचई हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सिस्टम हो, है ना, तो इस तरह से मतलब जितने भी मैंने हमने बताया ये सब रेल संपत्तियां हैं। और ये सबको यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्रेन को नुकसान पहुंचाएगा, यानी कोई स्टेशन बिल्डिंग है उसमें भी किसी ने आग लगा दिया, या कोई रेलवे का ब्रिज है उसको मतलब बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है, या कोई लोकोमोटिव है उसको बॉम्ब से उड़ा दिया या आग लगा दिया, या कोई दूरसंचार का सिस्टम है टेलीकम्युनिकेशन का, उसमें किसी ने आग लगा दी या विस्फोट कर दिया, या ओएचसी का सिस्टम है उसमें किसी ने इस तरह से आग या विस्फोट कर दिया। तो जितनी भी हमारी रेलवे प्रॉपर्टी है, यदि रेलवे प्रॉपर्टी का आग लगा के या विस्फोट करके, ठीक है, उसका यदि वो नुकसान करता है या विनाश करता है, तो उस पर मामला दर्ज होगा 151 में, 151, और 5 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड। अभी जो अग्निवीर का प्रोटेस्ट चल रहा था, अग्निवीर के प्रोटेस्ट में इस तरह से मतलब काफी ऐसा हुआ, मतलब मामले बहुत सारे पूरे देश में दर्ज किए गए उस तरह से। जो दूसरा है वो है धारा 152। जो धारा 152 है, 152 जो धारा है, ये भी लोकल पुलिस या जीआरपी करती है। मतलब इसमें क्या है कि रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दुर्भावपूर्ण चोट पहुंचाना या ऐसा प्रयत्न करना, ठीक है,
मतलब इसमें भी है कि कोई आदमी है और रेलगाड़ी का मतलब कोई भी मतलब जैसे चल स्टॉक है, चल स्टॉक मतलब जैसे चल स्टॉक में से इंजन हो गए, ठीक है, चलने वाले या उस तरह के जितने भी सिस्टम जो ट्रैक पे दौड़ता है, ठीक है, उसके सामने कोई भी आदमी या उसके ऊपर में कोई पत्थर रख दिया, कोई भी लकड़ी का बड़ा गोला रख दिया, ठीक है, इस तरह से, और वो जानता है कि हम जो ऐसा रख रहे हैं इससे ऐसी संभावना हो सकती है, ठीक है, कि जो चल स्टॉक में कोई भी आदमी है बैठा है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे उसमें यात्रा कर रहा कोई आदमी, ठीक है, उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, ठीक है, ऐसा काम कर देगा। दूसरा क्या है कि वो क्या करेगा, तो इस कंडीशन में भी 152 लगता है, जो 152 लगेगा तो इसमें भी है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है या 10 साल की सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो 150, 51, 52 है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मतलब जो अपराध की धाराएं हैं रेलवे एक्ट के अंतर्गत, उनमें से वो कौन कौन सी धारा है जिसमें आरपीएफ कार्रवाई नहीं करती है, तो 4 धारा दे देगा, उसमें बीच में एक धारा 151 दे देगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 150, 151, 152 ये तीनों धाराएं ऐसी है जिसपे कार्रवाई आरपीएफ नहीं करती है, कुछ भी घटना होने से लोकल पुलिस में देंगे या जीआरपी में देंगे। आई थिंक ये क्लियर है। 150, 151, 152 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रेल संपत्तियों का विनाश या नुकसान कर दिया गया है किसी के द्वारा, तो जो दंड का प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन आपको दे देंगे धारा 150, 151, 152, 153, तो आपको डालना पड़ेगा कि ये आग या विस्फोट है, तो आई थिंक 151 है, ठीक है, आग या विस्फोट 151। जो अगला है 153, बहुत इंपॉर्टेंट है। 153 इसमें क्या कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, मतलब आरपीएफ कार्रवाई करते हैं, यानी कि रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा संकट में डालना, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है, विक्षिप्त दिमाग का है, मतलब अब वो क्या करता है कि जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी पे यात्रा करने वाले, मतलब जैसे कि ट्रेन जा रही है उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, ठीक है, या इंजन जा रही है उसमें कोई रेलवे कर्मचारी, ड्राइवर, गार्ड है, ठीक है, अब उसकी जान को खतरा पैदा करता है, मतलब ऐसा विधि विरुद्ध काम करता है या जानबूझ के काम करता है, ठीक है, या ठीक है किसी लोभ से या उपेक्षा से संकट उत्पन्न करेगा या करवाएगा, मतलब दोनों, खुद कर देगा या करवा देगा, या किसी रेल पर किसी चल स्टॉक में बाधा डालेगा, अब मतलब इंजन जा रही है उसमें बाधा डाल देगा या डलवाएगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, तो 5 साल का कारावास से दंडनीय होगा, ठीक है। अब हमारा एक सवाल आप लोगों से है, जैसे कि मान ले कि एक ट्रेन अभी नागपुर से खुली, नागपुर से ट्रेन खुली वो रायपुर के लिए, ठीक है, और बीच में गोंदिया है, गोंदिया जगह है, गोंदिया रेलवे स्टेशन है बीच में, और वहां पे पत्थरबाजी हो गई, ट्रेन में पत्थरबाजी होगी, पत्थरबाजी ट्रेन में, ठीक है, मतलब बहुत सारे पत्थर मार दिए गए या एक ही पत्थर मारा, तो कौन सा धारा लगेगा? कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए धारा कौन सा लगाएंगे। मतलब हम आरपीएफ की बात कर रहे हैं, हम लोग लगाएंगे, मतलब कर्मचारी, हम लोग मतलब ट्रेन में बहुत सारे यात्री जा रहे हैं और वो गाड़ी गोंदिया पहुंची है, उसमें पत्थरबाजी हो गई, स्टोन पेल्टिंग जिसको बोलते हैं,
150 बहुत लोगों ने लिखा है, जबकि 150 हमने ये बताया 150 रेलगाड़ी की दुर्भावना ध्वस्त करने का प्रयत्न करना। ध्वस्त, ध्वस्त मतलब पूरा ही ध्वस्त, वो 150 है। 150 मतलब पूरा ही ध्वस्त, ठीक है। 10 साल की सजा मतलब ग्रेविटी, आप देखिए ना ग्रेविटी। मान लिया हम पत्थर चला दिए गाड़ी में, पत्थर चलाने से शीशा फूटेगा, या मान लिया किसी आदमी को चोट लगेगा, है ना, तो आदमी घायल हो जाएगा, मर भी सकता है। तो जो ग्रेविटी है मतलब 150 लगेगा उसमें नहीं, 150 मतलब रेलगाड़ी को ध्वस्त कर देना। मतलब ट्रेन आ रही है, हमने ऐसा चीज डाल दिया कि ट्रेन का इंजन ही उलट जाए, ट्रेन गिर जाए, बहुत लफड़ा हो जाए, तो वो 150 है। इसलिए 150 नहीं लगेगा, इसमें 153 लगाएंगे। स्टोन पेल्टिंग बोलते हैं ना, पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं आजकल बहुत हो रही है। स्टोन पेल्टिंग घटनाएं मतलब अक्सर झुग्गी झोपड़ी रहता है पूरा स्टेशन के सामने, और वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, 14 साल 15 साल, है ना। इसमें स्टोन पेल्टिंग का मामला होता है। तो स्टोन पेल्टिंग का मामला यदि हुआ तो स्टोन पेल्टिंग में 153 लगा सकते हैं, 153 लगा सकते हैं, 153 ज्यादा कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। इसलिए कि रेल द्वारा यात्रा करने वाले 150 51 52 हमेशा याद रखिए कि बड़ा धारा है, बड़ा, काफी बड़ा। मतलब ट्रेन में आग लगा दिए, ट्रेन को बॉम्ब विस्फोट कर दिए, है ना, या मान ले कि ब्रिज में बॉम्ब विस्फोट कर दिए, कोई बिल्डिंग में आग लगा दिए, बॉम्ब विस्फोट कर दिए, तो उस कंडीशन में वो लगता है 100, आग लगाना वो 151 लग जाएगा, ठीक है। और रेलगाड़ी को ध्वस्त कर दिए मतलब कि ट्रैक पे कुछ रख दिए, ट्रैक खोल दिए, है ना, उसका लीवर खोल दिए जाके पूरा ट्रेन ही गिर जाए, बहुत सारा नुकसान हो जाए, तो 150 लगेगा, हमेशा याद रखिए, ठीक है। और जो 153 है मतलब कि यदि उसमें, हाँ, जो सोहेल खान जी बोल रहे हैं ग्रीवियस अटैक मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, तो 150 51 52, ठीक है। हाँ, सुरेंद्र साहू जी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी सर्कुलर 4/19 स्टोन पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन पेल्टिंग चूंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन न्यूज में मतलब एक रेलवे कर्मचारी काम कर रहा था और ट्रेन से थोड़ा टकराया, उसका जो लोहे का सब्बल होता है आदमी में घुस के मर गया। आप देखिए मतलब कितनी स्पीड ट्रेन चलती है, उसमें एक पत्थर ही मार दिया जाए तो वो गोली की तरह होता है। तो इसीलिए स्टोन पेल्टिंग का मैटर में थोड़ा बड़ा ही धारा दर्ज कर देंगे। 153 154 में भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं 153 लगाएंगे, बड़ा लगा देंगे, इसलिए कि उससे आदमी कोई पत्थर मार दे किसी को चलती ट्रेन में, यदि स्पीड में सर में चोट लग गई तो मर भी सकता है। तो 153 हो गया। तो 153 में जो दंड का प्रावधान है 5 साल तक का कारावास, 5 years। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान सुनिए, मैं भी क्वेश्चन बनाने दूंगा बहुत सारा, मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन बनना चाहिए। यदि क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि रेल अधिनियम की वो कौन सी धारा है, धारा 53, 153 के अधीन कितने साल सजा का प्रावधान है, तो आपको याद रखना 5 साल का कारावास का प्रावधान है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपको पूछ दिया है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझ के खतरा पैदा कर देता है तो कौन सी धारा लगेगी, तो 153 लगेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक एलसी गेट है, एलसी गेट मतलब संपार फाटक है, एलसी गेट है, ठीक है। लेकिन जो एलसी गेट है वो बिना गेटमैन का है, वहां पे गेटमैन नहीं रहता है, वो एलसी गेट है, सिंपल एलसी गेट, ठीक है। अब एक ट्रक वाला आता है, ट्रक चलाते हुए ट्रक वाला आता है, ठीक है। तो वो उसने ठीक से, एक्चुअली क्या है कि जब भी गाड़ी आती है तो उसको देखना है, मतलब एलसी गेट पे देखना है कि कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है, तब पार करना है। अब उसने क्या किया, कुछ देखा नहीं, आगे पीछे देखा नहीं, उसने घुसा दिया। इतने में देखे बहुत जोर से उधर से ट्रेन आ रही है, बस वो कूद के भाग गया। मैं ट्रक को वहीं पे खड़ा कर दिया और वो कूद के भाग गया, ठीक है। और जो ट्रक थी वो इंजन से टकरा गई और ड्राइवर भाग जाता है। तो ड्राइवर पे कौन सा धारा लगेगा, कमेंट के माध्यम से बताइए, ड्राइवर पे कौन सा धारा लगेगा। क्वेश्चन एक बार अगेन सुनिए। एक ट्रक ड्राइवर है, वो अपनी ट्रक को लाता है, ठीक है। और
ट्रैक को पार करने का कोशिश करता है। ठीक उसी समय एक ट्रेन उधर से गुजर रही होती है, ठीक है, उसने देखा। तो इसमें 161 का दिया गया उस तरह से कि यदि अनमैन लेवल क्रॉसिंग है, यदि वहां पे है तो लगता है। तो इसमें 154 क्यों नहीं लग सकते, 153 क्यों नहीं लग सकता इसमें? भाई ट्रेन आ रही है, ट्रेन में हजारों लोग बैठे हैं, ठीक है, आपने जानबूझ के लापरवाही से ट्रक को सामने खड़ा कर दिया, ठीक है, आपको रुकना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था। 353 भी लग सकता है, नहीं लग सकता इसमें? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 161 में दिया गया है, जो बहुत लोगों ने 161 लिखा है, तो 161 में वो क्लियर ही किया गया है कि यदि बिना गेट कीपर वाला एलसी गेट है और उसको यदि हम सावधानी से पार नहीं करेंगे तो 161 भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि 153 में ज्यादा बड़ा धारा है ना, 105 साल का कारावास। तो हम यदि इस तरह का गलती किया तो हम ये भी लगा सकते हैं कि भाई जो हम 1 साल की सजा वाला 161 लगाएंगे और 153 लगा देते हैं। इसलिए भाई 153 ये कहता है कि रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा संकट में डालना। ठीक है भाई, आपने ट्रक लाया, ठीक है, आपको देखनी चाहिए थी दोनों साइड, ठीक है, और आपने वहां खड़ा कर दिया और उधर से ट्रेन आई, ट्रेन में टकरा गया और ट्रक इस तरह से पूरा मैंने इंजन में इस तरह से हो गया, लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। तो 153 बीच में हम लगा सकते हैं। अगला जो धारा है 154, 154, जो 154 है अगला, बोलता है कि रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा या लोभ द्वारा संकट उत्पन्न करना। ठीक है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से, ठीक है, उतावला उतावला है, वो बहुत ज्यादा उतावला है, और उपेक्षापूर्ण रीति से कोई कार्य करेगा या ऐसा कार्य करने का लोभ, यानी चाहे भूल हो चाहे कमी हो, है ना, ऐसा भी करते हैं जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है और रेल पे यात्रा करने वाले विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा उस कार्य या लोभ से संकट उत्पन्न करने की संभावना हो। तो इसमें भी 1 साल का सजा है और जुर्माना या दोनों दंडनीय। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि अब जैसे एलसी गेट है, फाटक है, एलसी फाटक ही, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई भी आदमी उतावलापूर्ण से, अब गाड़ी को घुसाना नहीं था, फटाफट घुसा दिया, ठीक है। अब इसमें फाटक भी टूट गया और उधर से ट्रेन भी आ रही थी, ठीक है, और ट्रेन से उसको धक्का भी लग गया गाड़ी को। तो इसमें कौन सा धारा लगाएंगे? मतलब फाटक भी टूटा है, फाटक टूटने का तो वो लगेगा अलग, 160 बी लगता है उसे। और दूसरा क्या है कि घुसाई तो इंजन ने भी उसको ठोक दिया, मतलब गाड़ी को। तो इस तरह के में हम 160 के साथ साथ 54 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 154 लगा सकते हैं। 154 मतलब यदि कोई व्यक्ति उतावले पूर्ण काम से ऐसा काम करेगा कि जो रेल पे यात्रा करने वाला किसी व्यक्ति की सुरक्षा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, देखिएगा। 154 जो है, मान ले कि एक गुड शेड है, ठीक है, गुड शेड है, गुड शेड, गुड शेड है, गुड शेड, गुड शेड में जहां लोडिंग अनलोडिंग होती है, वहां पे जो कोयले की लोडिंग हो रही है मालगाड़ी में, वो डंपर से लोडिंग हो रही है, डंपर से, ठीक है, डंपर से लोडिंग हो रही है। और वो क्या करता है कि बगल में जो ओएसी लगा हुआ है, ओएसी को ठोक देते हैं, मतलब ओएसी को, ओएसी पोल को ही ठोक दिया पूरा। तो इस पे कौन सा धारा लगेगा?
मैंने एक रेलवे का गुड शेड है, गुड शेड में कोयले की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है मालगाड़ी में। अब और उस गाड़ी में ड्राइवर भी बैठा है, पीछे गार्ड है, ठीक है, और वहीं बगल में ओएसी तार है और एक डंपर जा रहा है, उसने ठोक दिया ओएसी को, और ओएसी का तार ऐसा लग रहा है गिरेगा कि पूरा वो मतलब करंट वरेंट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम 154 लगा सकते हैं। मतलब कि जो ड्राइवर है उसको ऐसा काम करना है कि उतावलेपन में नहीं आना है। बहुत सारा जो एलसी गेट तोड़ता है ना, वो क्या करता है कि देखता है गेट बंद होने वाला है, सायरन बज रही है, वो तेजी से आता है, जबकि इंडिकेटर रेड इंडिकेटर है स्टॉप का, उसको वहीं रुकना है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो तेजी से कि हम फाटक पार कर जाएंगे, फाटक भी तोड़ देते हैं। तो वहां उतावलापन भी हो गया उसका, तो उसमें 160 के साथ 54 भी लग जाएगी। तो जो 54 है इसमें 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या लगेगा। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि रेल अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत बताइए दंड का कितना प्रावधान है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 154 जो धारा है उसमें 1 साल तक का कारावास का प्रोविजन है। 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इसके लिखने में। या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति है वो उतावलेपन से रेल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल देता है, तो कौन सा धारा लगाएंगे। तो उस कंडीशन में 154 लगाएंगे। तो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो 155 बोलता है कि रिजर्वेशन कक्ष में, रिजर्वेशन कक्ष में मतलब आरक्षित कक्ष में यानी रिजर्व्ड कोच में या कक्ष में या कमरे में अवैध प्रवेश करना या अनारक्षित कक्ष में प्रवेश का प्रतिरोध करना। तो मतलब जो 155 में दो चीज दिया गया है, दो चीज मतलब दो चीज ये दिया गया है कि किसी ऐसे कक्ष, पहला जो दिया गया 155 का ए में दिया गया है, किसी ऐसे कक्ष में प्रवेश करके जिसमें रेल प्रशासन द्वारा उसके उपयोग के लिए कोई चाहे बर्थ हो चाहे सीट हो, ठीक है, मतलब उसमें जैसे कि मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्रेन में विकलांग का कोच है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का, आजकल तो दिव्यांग कहते हैं, जो विकलांग का कोच है, विकलांग का कोच जो है वो आरक्षित है, मतलब कि विकलांग लोग ही जाएगा, या महिला कोच है, ठीक है, तो महिलाओं के लिए अलग से प्रोविजन किया गया है। इसमें जो ये जो हमारा है ये 155 में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आदमी कर जाता है कि 162 और 155 में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा 155 है कि मतलब कोई भी ऐसा कक्ष है ना, मतलब जो कि रेलवे प्रशासन द्वारा उसके उपयोग के लिए, मतलब उसके उपयोग के लिए, ठीक है, तो वो है। दूसरा क्या है कि इसमें दूसरा दिया गया है कि किसी अन्य यात्री के उपयोग के लिए रेल प्रशासन द्वारा आरक्षित की गई है, किसी साइका या सीट पर प्राधिकृत रूप से दखल करके उसे तब तक छोड़ने से इनकार करेगा जब ऐसा करने के लिए प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा अपेक्षा की गई हो, तो उसको हटा सकेगा, ठीक है। जैसे मान ली कि रेलवे का एक पार्सल का कोच है, रेलवे का एक पार्सल का कोच है, और उसमें यदि कोई भी आदमी बैठ के जाएगा पार्सल के कोच में, मतलब रेलवे ने अपने उपयोग के लिए उसको बनाया हम पार्सल लेके जाएंगे, और उसमें कोई यात्रा करेगा, या रेलवे का गार्ड का बॉगी है, गार्ड का ब्रेक है, उसमें कोई आदमी बैठ के जाएगा, या विकलांग के लिए कोच आरक्षित है उसमें कोई आदमी बैठ के यात्रा करेगा, तो उसको कार्रवाई हो जाएगी 155 के तहत, उसमें 155 लग जाएगी, ठीक है, 155 उसमें लगेगा। आई थिंक धारा 155 क्लियर है। मतलब इसमें सिर्फ विकलांग कोच ही शामिल नहीं है, मतलब रेलवे ने जो अपने लिए, जैसे कि चाहे वो गार्ड ब्रेक हो चाहे पार्सल हो चाहे लीज, ऐसे कोई भी हो उस तरह का, जिसमें कि यात्रा करने के लिए आरक्षित नहीं, यात्रा करने के लिए आरक्षित नहीं है, वो यात्री के लिए नहीं है वो, इसलिए कि यात्री के लिए अलग से रहता है कि हाँ मतलब ये आपका कोच है इसमें बैठिए, लेकिन जो यात्री के लिए नहीं है और वो यात्री उसमें यात्रा करता है, इवन चाहे वो विकलांग का कोच हो चाहे पार्सल का हो चाहे पार्सल वैन हो
चाहे गार्ड का ब्रेक हो, है ना, चाहे मालगाड़ी हो, है ना, ये सब में यात्रा करेगा तो हम 155 लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि दिव्यांग कोच है, दिव्यांग कोच में कोई आदमी यात्रा कर रहा है, कौन सा धारा लगाएंगे? तो आई थिंक दिव्यांग कोच है, उसमें धारा लगाएंगे 155। दूसरा जो है 156 है, 156। 156 क्या है? बोलता है कि रेलगाड़ी की छत, सीढ़ियों और इंजन, तीन चीज आ गया। रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी, इंजन या अन्य भाग। अन्य भाग का कहने का मतलब ये है कि जहां को आपके यात्रा के लिए नहीं बनाया गया। अन्य भाग मतलब जैसे मालगाड़ी है, अब मालगाड़ी के बीच में जो दो डब्बों को जोड़ता है, अब उस पर चढ़ के कोई यात्रा कर रहा है, ठीक है, तो वो भी गलत है। या मान ली कोई रेलगाड़ी की छत है, उसके ऊपर बैठ गया है। अभी तो धीरे धीरे ये ट्रेंड बंद हो गया, लेकिन बहुत जगह अभी भी ऐसा होता है कि जहाँ पे अभी तो ओएसी ऊपर में हो गया है, ओएसी में तो बहुत खतरा है, कोई नहीं बैठता है, लेकिन जहाँ अभी भी डीजल इंजन चल रहा है वहां लोग बैठते हैं, ऊपर में बैठ जाते हैं। बहुत लोग देखते हैं कि पायदान पे बैठ के यात्रा करते रहता है, मतलब जो, हाँ, अपना ट्रेन है, ट्रेन में देखते हैं वो पूरा पायदान पे बैठ के यात्रा करते हैं, ठीक है, मतलब कि सीढ़ी बैठ के होता है। बहुत लोग क्या है कि इंजन के ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत लोग इंजन इंजन में भी यदि कोई आदमी चढ़ता है तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। पर इंजन में सिर्फ ऑथराइज इंजन जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, फोर्स की तरह। इंजन में किसी घुसना नहीं, लेकिन रेलवे कर्मचारी सब घुस जाता है, हम चाहे तो कार्रवाई सब पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का हमारा मतलब ये है, सबसे पहले कोई भी धारा में ये बताया रहता है कि यदि कोई भी आदमी ऐसा करता है तो उसको पहले चेतावनी देंगे, भाई हटो, मतलब सीढ़ी में यात्रा मत करो या इंजन में यात्रा मत करो, है ना, पहले बोलेंगे। और यदि वो नहीं हटता है, ठीक है, और यात्रा करते रहता है, तो हम कार्रवाई कर देंगे और 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा और 3 महीने की जेल भी हो जाएगी उसको। या तो 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों होता है। तो मतलब ध्यान में रखिएगा, 154 जो है रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा में खतरा पैदा कर देते, 154 लगाएंगे। 155 मतलब विकलांग बॉगी। क्वेश्चन आपको घुमा भी सकता है, कोई बोल रहा है कि एक आदमी पार्सल वैन में यात्रा कर रहा है, कौन सा धारा लगाएंगे, ठीक है। गार्ड का ब्रेक में यात्रा कर रहा है, कौन सा धारा लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब उस तरह का देना है, देखना है। लेकिन अब यहाँ पे ये है ना कि रेलगाड़ी की छत पे, सीढ़ियों पे, इंजन या किसी भाग पे यात्रा करना, ठीक है, यदि इस तरह से है तो मतलब इसमें अब देखिए अब कंफ्यूजन हो रहा होगा दो क्वेश्चन में, हमने 155 बताया, 156 बताया, ठीक है। तो 155 156, अभी 156 में भी ये दिया गया, देखिए 156 पढ़िए, मैंने अभी 155 आपको बताया था कि 155 में कहा था कि रिजर्वेशन मतलब आरक्षित कक्ष में अवैध प्रवेश करना या अनारक्षित कक्ष में प्रवेश का प्रतिरोध, बाधा रुकावट करना। अब ये 156 कहता है कि यदि कोई यात्री या अन्य व्यक्ति किसी रेल सेवक द्वारा वहां से हटने की चेतावनी दिए जाने के बाद भी किसी सवारी की छत, सीढ़ियां या पायदान पर या किसी इंजन पर या रेलगाड़ी के अन्य ऐसे किसी भाग में जो यात्रियों के उपयोग के लिए आयसित नहीं है, यात्रा करता रहेगा, तो वह 3 माह तक के कारावास से दंडनीय होगा। तो ये जो हमने बताया वो 156 है। अक्सर ज्यादातर पूछता है छत पे, सीढ़ी पे, इंजन पे, इतना रखिएगा। विकलांग बॉगी 155, छत पे यात्रा करना 156। जो दूसरा धारा है 157 का, 157 भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। पिछले बार इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 157 के बारे में। पास या टिकट में हेरफेर करना या उसे विरूपित करना, मतलब पास या टिकट में फेरफार करना, ठीक है, चाहे हेरफेर करना या फेरफार करना।
मतलब यदि कोई यात्री अपने पास या टिकट में जानबूझ के हेरफेर करेगा या उसे विरूपित करेगा, मतलब बहुत लोग क्या करता है ना कि दिखता है करे इसमें टिकट में तारीख है, तारीख ही बदल देते हैं। ठीक है, तारीख बदल देंगे तो टीटी पकड़ नहीं पाएगा, बच जाएंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी तारीख हो, कोई भी संख्या हो, है ना, मतलब या कोई स्याही गिरा देगा उस पे, या कुछ गंदा कर देगा, धूल गिरा देगा, है ना, मतलब टिकट के साथ हेर फेर करना, यानी फेर फार करना। यदि इस तरह से करता है फेर फार, तो 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। 500 रुपये जुर्माना या 3 माह दंड। मतलब आपको याद रखना है कि जो हमारा धारा है 150, 51, 52 तो जीआरपी का है, आरपीएफ का है। 150, 51, 52 मतलब बहुत ही बड़ा वाला है, मतलब कि बड़ा ट्रेन को गिरा देना, आग लगा देना, है ना, तो ऐसे याद रखिएगा। तो वो जो है वो 150, 51, 52 है, मतलब बड़ा, मतलब 10 साल का आजीवन कारावास वाला 150, 51, 52। जो हमारा है 153 है, थोड़ा बड़ा है। 153 जो है हमारा है, हम उसमें 153 में कार्रवाई करेंगे तो 5 साल का कारावास है। जो हमारा सबसे बड़ा है, मतलब इसमें रेलवे एक्ट में 153 भी बड़ा है। तो एक वो हो गया। 54 की बात करेगा तो उसमें देखिए उतावले पूर्ण काम से, मतलब कि कोई आदमी उतावला पूर्वक ऐसा काम कर दिया, उससे रेल यात्रियों को संकट हो गया तो 54 लगा देंगे। विकलांग बोगी की बात आएगी तो 155 लगा दीजिएगा। छत पायदान पे यात्रा करना हो, इंजन पे यात्रा करना हो तो 156 लगा दीजिएगा। और टिकट में कोई हेर फेर कर देगा, फेर फार, तो 157 लगा दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये याद हो जाना चाहिए। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक्चुअली आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ 100, मतलब कि वहां से 41 से आपसे पूछेगा 41 से 41 क्या है, तो आप बताएंगे जो 41 है, 41 तो भाई एसीपी है, एसीपी वाला चैन पुलिंग 41 जो इंपॉर्टेंट था। दूसरा बोलेगा 42 क्या था, 42, तो 42 भी आपको दिमाग में रखना है। 42 कि 42 जो था वो तो ट्रांसफर ऑफ टिकट था, मतलब टिकट का अंतरण कर देना, टिकट का ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर ऑफ टिकट। अच्छा, फिर 143 क्या था, 43 था वो टिकट की ब्लैक मार्केटिंग में, टिकट दलाली। 44 क्या था, तो 44 तो था फेरी वाला, मतलब फेरी लगाना, बेचना, और दूसरा भीख मांगना, तो वो 144 हो गया। फिर 45 क्या था, तो 45 था वो नशे के लिए दंड, गाली गलौज करना और पैसेंजर को आराम पहुंचाना, ये 45 था। तो 46 क्या था, तो 46 में वो था, मतलब कि यदि बाधा पहुंचाएगा हमको या रेलवे कर्मचारी को तो उस पर कार्रवाई करेंगे। 47 में क्या था, 47 में तो ट्रेस पास था, मतलब यदि कोई आदमी ट्रेस पास करेगा तो 47 लगाएंगे। अच्छा, 47 तक तो बहुत ईजी था, उतना याद हो गया आई थिंक। तो फिर बोले 48 क्या था, 48 क्या था, वो यदि कोई दावा करता है उसमें झूठा झूठा बयान देता है तो 148 लगता है। 149 क्या था, यदि झूठा ही दावा करता है तो 149 लगता है। फिर 150, 51, 52 क्या था, तो 150, 51, 52 तो वो बहुत बड़ा दंड था, मतलब बहुत बड़ा काम, जिसमें कि ट्रेन में आग लगा देना, ध्वस्त कर देना, विस्फोट कर देना, जो जीआरपी करती है या लोकल पुलिस करते हैं। तो फिर 53 था, 53 हमारा बड़ा है, मतलब हमारे लिए आरपीएफ के लिए बड़ा धारा है। 53 में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को जान का खतरा पैदा हो जाता है तो 153 लगा देते हैं। स्टोन पेल्टिंग भी 153 में लेते हैं। फिर 154 क्या है, तो 154 में उतावले पूर्वक काम करने से यदि संकट में थोड़ा 153 से कम ग्रेविटी का मामला हो तो 154 लगा देते हैं। फिर 155 क्या था, 155 तो विकलांग वाला था। 156 क्या था, तो रेलगाड़ी की छत सीढ़ी पे यात्रा करता है तो 156 लगता है। फिर 157 क्या था, तो टिकट में यदि उसको विरूपित कर दिए, उसको फेर फार कर दिए, उसका अंक बदल दिए तो 157 लग गया। तो आई थिंक 157 तक हमने आपको याद करवा दिया, तो ये बहुत ईजी है, दिमाग में रख। जो अगला 159 है, 159 है। 159 भी हम लोग बहुत कार्रवाई करते हैं आरपीएफ में। 159 का अक्सर नो पार्किंग है, कार्रवाई कर दो 159 का। 159 की पूरी कार्रवाई हम लोग करते हैं। जो 159 है इसमें बोलता है कि इसमें कहीं ये नहीं दिया है कि नो पार्किंग, इसमें नो पार्किंग ये नहीं दिया गया वर्ड कि नो पार्किंग। मतलब इसमें कि रेल सेवकों आदि के निर्देशों को वाहनों के ड्राइवरों या कंडक्टरों द्वारा हो गया,
मतलब इसमें सीधा ये कहता है कि हम रेल कर्मचारी हैं भाई, यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ। लेकिन वो क्या करते हैं, गाड़ी वहां लगा देता है, यानी वो हमारी बात को नहीं मानते हैं। यानी रेल सेवक ने जो ऑर्डर दिया भाई यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, लेकिन उसे जानबूझ के लगा दिया। ठीक है, तो हम 159 के तहत कार्रवाई करते हैं। यानी कि यदि किसी वाहन का कोई ड्राइवर या कंडक्टर, ठीक है, रेल के परिसर में होते हुए किसी रेल सेवक या पुलिस अधिकारी के उचित निर्देशों की अवज्ञा करेगा, मतलब कि रेल कर्मचारी, चाहे वो आरपीएफ हो चाहे अन्य कोई रेल कर्मचारी हो, वो कहता है कि भाई यहाँ गाड़ी मत लगाओ, लेकिन वो नहीं मानता है, वो लगा देता है, तो कार्रवाई होती है। जैसे कि मान लो एलसी गेट है, एलसी गेट में हम 160 बी के साथ साथ जो एलसी गेट तोड़ता है, तो 160 बी के साथ साथ हम 159 भी लगाते हैं केस। 159 हम इसलिए लगाते हैं कि जब गेट बंद हो रही होती है तो गेट बंद होने में सायरन बजता है। अब सायरन बज रहा है, पूरा वाँ 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 सायरन बज रहा है। अब वो चूंकि गेट मैन भी बोलता है भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गाड़ी वाला मानता ही नहीं है, वो पूरा स्पीड में कि हम पार ही कर जाएंगे। ठीक है, अब जो गेटमैन है वो रेलवे कर्मचारी है, और रेलवे कर्मचारी ने कहा भाई आप रुको, हम गेट लगा रहे हैं, लेकिन उसने माना नहीं और उसने गाड़ी जबरदस्ती घुसा दी, और घुसाने की वजह से गेट भी टूट गई। तो उसमें दोनों ही धारा लग जाएगा, 160 भी लग जाएगा और 159 भी लग जाएगा। तो 159 वही है कि रेल सेवक के द्वारा यदि वाहन के ड्राइवर को चाहे उसके कंडक्टर को कुछ भी कहता है और वो बात को नहीं मानता है, तो 159 लगेगा, और जुर्माना इसका 500 रुपया या 1 महीने की जेल है, या दोनों दंड होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नो पार्किंग है, 159 की कार्रवाई करो। गाड़ी आके लगाता है तो 159 नो पार्किंग कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो ये 159 आई थिंक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी 159। जो अगला है देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 160 160। ये 160 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खतरनाक भी है। इसमें आरपीएफ के बहुत लोग फंस गए हैं, आरपीएफ के इंस्पेक्टर हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे एएसआई कर्मचारी हो, 160 में भी फंसे हैं, 143 में फंसे हैं। वो कैसे, जब भी 160 का मामला होता है तो गाड़ियों को जब्त किया जाता है। अब गाड़ियों को जब्त करने में जो पैसे की डिमांड भी हो जाती है कि भाई छोड़ने के लिए इतना पैसा दो, तो इसमें वो क्या करता है, सीबीआई से ट्रैप करा देता है। तो इसलिए 160 और 143 ये दोनों ही खतरनाक भी। तो आप ऐसे भी याद हो जाएगा कि खतरनाक है, क्या खतरनाक है, तो 143 खतरनाक है। क्यों, तो टॉटिंग होता है उसमें, टिकट की दलाली होती है। दूसरा 160 क्यों खतरनाक हो रहा है, इसलिए कि इसमें गाड़ियां उड़ियां फंसती है, फाटक तोड़ता है। तो आपको इस तरह से याद रखने के लिए हमने बताया। जो 160 है, 160 कहता है कि समतल क्रॉसिंग को खोलना या तोड़ना। ठीक है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो खोलना, दूसरा तोड़ना। ठीक है, मतलब जो रेलवे फाटक है, जो रेलवे संपार फाटक है, उसको खोलने के लिए तो गेटमैन ही प्राधिकृत है, वही खोलेगा बंद करेगा। अब गेटमैन ने क्या किया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसमें बोम ही लगेगा, गेट बोम ही लगेगा, चैन से भी बांध सकता है, रस्सी से भी बांध सकते हैं। मान जो गेटमैन है कहीं भी गाड़ी पार कराने के लिए, वो चाहे तो चैन भी लगा सकता है, चाहे तो लोहे की पाइप भी लगा सकता है, या जो गेट का बूम है वो भी हो सकता है। ठीक है, अब फाटक को उन्होंने बंद किया। अब फाटक को बंद किया, अब बंद करने पे अब एक आदमी है उधर से आया, बोलता है कि ये तो बंद है। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, उठा देगा और उठा के पार हो जाएगा। मतलब गेट बूम को ऐसे उठा दिया, उठा के मतलब खोल दिया उसको। खोलना डेट मीन्स 3 साल का सजा। ठीक है, दूसरा क्या है कि उधर से गाड़ी आई, तोड़ दिया उसको, पार करने में गेट को ही तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ना मतलब 5 साल की सजा। ठीक है, तो 160 में ए और बी, 160 का ए 160 का बी, दो मामला होता है, 160 का ए 160 का बी। यानी किसी ने खोल दिया तो 160 का ए, किसी ने तोड़ दिया तो 160 का बी। ये धारा लगाने, फाटक को तोड़ना। अब इसमें क्या है कि जो फाटक है, तो फाटक में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एलसी गेट के सामने में लगभग 50 मीटर में या 25 मीटर में एक सिग्नल लगी रहती है, रेड सिग्नल लगी रहती है।
नंबर एक, वो रेड सिग्नल जो है, जब गाड़ियां आती है तो रेड हो जाती है, जब फाटक बंद होता है तो रेड हो जाती है। रेड हो जाने का मतलब है कि फाटक बंद है। लोग दूर से देखते रहे फाटक बंद है। एक्चुअली क्या है ना कि हर एक गाड़ी को वहीं पे रोकना चाहिए, जो फाटक है जहाँ रेड सिग्नल है वहीं पे हर गाड़ी को रुकना चाहिए, इसलिए कि स्टॉप सिग्नल दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या करता है गाड़ी वाला पूरा घुसा के पूरा फाटक के पास ले आता है। दूसरा क्या है कि सायरन बजता है, सायरन मौ 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 सायरन बजता है। जो सायरन बजता है, सायरन बजने का मतलब ये है कि गेट बंद हो रही है, मतलब प्रोसेस। बत्ती का रेड होना, सायरन का बजना इस बात को इंडिकेट करती है कि गेट जो है वो बंद हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन में भी जो गाड़ी वाला है वो तेजी से लाता है कि हम पार कर लेंगे और फाटक को तोड़ देता है। ठीक है, और वो फाटक जब फाटक बंद हो रही होती है, पूरी बंद भी नहीं होती है और तोड़ दिया जाता है, तो उसको बंद ही माना जाएगा, मतलब गेट बंद था। जो हम ये मामला दर्ज करते हैं ना, मामला दर्ज करने में बड़ा ही सावधानी रखना पड़ता है। इसमें अक्सर क्या करता है कि लोग फंसते इसलिए हैं, मतलब जो भी अपने इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या जो भी कार्रवाई करते हैं वो फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, वो इसलिए कि वो सोचता है ना कि गाड़ी वाले को हम बचा लेते हैं और 160 ना लगा के 154 लगा देते हैं, तो 154 लगा दिए उसमें 160, इसलिए कि 160 में गाड़ी जब्ती होगी, बड़ा मामला होगा। 154 में एक ही दिन में मामला दर्ज खत्म हो जाएगा, और 160 में क्या कि ट्रायल केस चलेगा, बड़ा गाड़ी जब्ती होगी, कोर्ट में पेश करेंगे, 5 साल का सजा है ना, तो गाड़ी वाले से मिल गया, गाड़ी वाले से पैसा ले लिया। ठीक है, तो इसमें फंसने का भी डर रहता है और ये गलत तरीका अपनाता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब गेट बंद हो रही होती है, सायरन बजता है, रेड सिग्नल है, तो उसको गेट बंद माना जाएगा, भले वो गेट पूरी तरह से बंद नहीं हुई हो, प्रोसेस में है। उसी तरह से जब गेट खुलने लगती है, तो खुलने में जब तक कि पूरी नहीं खुल जाती है, इसलिए कि गेट खुलने में भी सायरन बजता है। ठीक है, और उस कंडीशन में टूटता है तो वो भी बंद गेट ही माना जाएगा। 160 बी लगेगा उसमें, 160 बी लगेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर 160 ए और 160 बी। 160 ए में है, यदि कोई भी फाटक को, जो फाटक बूम है उसको खोलेगा तो 3 साल की सजा, कोई तोड़ेगा तो 5 साल की सजा। ठीक है, अब जो खोलना तोड़ना है, ये जो है ये दोनों ही, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अब एक आदमी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं गाड़ी ही तोड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि ये आदमी भी तोड़ देता है, आदमी हाथ से उठा देगा तो टूट गया, तो आदमी पे केस हो जाएगा, जो उसमें कोई गाड़ी ही नहीं है। अभी एक मामला था यहाँ जबलपुर का, जबलपुर का मामला था, उसने क्या किया, अभी लेटेस्ट मामला था। वो मामला ये था कि एक बैल ने तोड़ दिया, जो रेलवे फाटक लगी थी, एक बैल था, मजबूत बैल था, वो बैल ने ही उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो बैल ने तोड़ दिया उसको, तो बैल ने तोड़ा तो बैल का मालिक के ऊपर केस बना। ठीक है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के पास गया तो मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया, बैल ने तोड़ा तो मालिक की क्या गलती थी। ठीक है, तो इस तरह का भी मामला और बनता है। तो ये 160 का मामला था, आई थिंक 160 समझ में आ गया। 160 का ए खोलना 3 साल की सजा, 160 का बी तोड़ना 5 वर्ष की सजा। जो ये 161 है, 161, अभी जो हमने पूछा था उधर, तो बहुत सारे लोगों ने 161 दिया था, सही दिया था, कि बिना गेट कीपर वाले समतल क्रॉसिंग फाटक को असावधानी या लापरवाही से पार करना। जो संपार फाटक दो तरह के होते हैं, एक संपार फाटक वो होते हैं कि संपार फाटक जिसमें गेटमैन रहता है, और दूसरा संपार फाटक वो होते हैं जिसमें गेटमैन नहीं रहता है। तो यहाँ जो 161 में बात हो रही है वो हो रही है कि बिना गेट कीपर वाले समतल क्रॉसिंग फाटक को असावधानी या लापरवाही से पार करना। ठीक है, अब कोई वाहन है, उसका ड्राइवर चलाते जा रहा है और सामने एलसी गेट आ गया, और ऐसा एलसी गेट जहां पे कोई गेटमैन नहीं है। ठीक है, और वो उसको बिना देखे दोनों साइड पार करेगा, तो उसको सजा होगी 161 के तहत 1 साल का कारावास का। ठीक है, तो इसमें ये भी एलसी गेट से रिलेटेड है, वो 1 साल का कारावास इसमें दंड हो जाएगा। तो 161 याद रखेंगे। मतलब फाटक वाला कौन कौन केस है, तो 2 केस है, 160 है, 161 है। ठीक है, तो 160 में क्या होता है कि तो खोलेगा तो 3 साल, तोड़ेगा तो 5 साल।
161 में क्या होता है कि भाई गेटमैन नहीं है गेट में, और बिना देखे पार करोगे तो 1 साल की सजा होगी। तो ये 161 है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है धारा 162, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 162 क्या है कि आजकल महिला सशक्तिकरण हो रही है हर जगह। दूसरा क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ही ध्यान हम लोग दे रहे हैं। पूरे देश में मेरी सहेली कार्यक्रम आयोजित हो रही है, मेरी सहेली चलाई जा रही है। अकेली महिला, अकेली महिला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ जाए कि मेरी सहेली क्या है, तो मेरी सहेली जो है वो अकेली महिला यदि यात्रा करती है तो उसकी यात्रा को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए मेरी सहेली योजना चलाई गई आरपीएफ के द्वारा। तो फिर क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो मेरी सहेली चलाई गई वो कहाँ से चला है, किस जोन ने पहले चलाया है। तो मेरी सहेली योजना को जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उन्होंने सबसे पहले चलाया। इसकी शुरुआत उसी ने की थी। अब पूरे देश में इंप्लीमेंट हो गया वो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो महिलाओं के लिए मेरी सहेली चल रही है, तो मेरी सहेली कहाँ से चला, तो SER से चला है, साउथ ईस्टर्न रेलवे से चला है। वो क्या है, तो अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसे चलाया गया। अब ये होता है कि जो महिला को सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए सरकार ने हर गाड़ी में लगभग, जो अक्सर EMU चलती है, पैसेंजर चलती है, पैसेंजर कोच में एक कोच ऐसा आरक्षित किया है सवारी डब्बे में, जो कि उसमें सिर्फ महिला ही बैठेगी, मतलब दूसरा कोई नहीं बैठेगा। ठीक है। तो इस जो धारा है 162 में सिर्फ महिला के लिए रेलगाड़ी में कोई सवारी डब्बा, कक्ष, साइका, सीट अथवा कोई कमरा, कमरा कहने का मतलब ये कि ऐसा कमरा जो महिलाओं के लिए है, मतलब जैसे कोई रेलवे स्टेशन में कोई ऐसा कमरा है जो महिलाओं के लिए है, महिला वेटिंग रूम, तो उसमें महिला ही रहेगी। ठीक है। जहां महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो साइका हो, चाहे वो सीट हो, चाहे वो डब्बा हो, कुछ भी हो, उसमें यदि कोई मेल पुरुष, मतलब मेल, मतलब उसमें प्रवेश करेगा, उसमें रहेगा, ठीक है, तो 164 लग जाएगा, 162 लग जाएगा। ठीक है, 162 लग जाएगा। तो इसमें 500 रुपए तक का जुर्माना है और पास टिकट जब्त हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई आप बताइए कि महिलाओं के लिए आरक्षित कोई सवारी डब्बा है, ठीक है, या कोई अन्य स्थान है, उसमें अवैध प्रवेश करना रेल अधिनियम की धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो 162 162 लगा देंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टिकट की जब्ती भी कर लेते हैं और 500 रुपए का जुर्माना भी कर देते हैं। ठीक है, टिकट जब्ती हो जाएगी, 500 रुपए का जुर्माना भी हो जाएगा। तो 162 इंपॉर्टेंट है। तो जो अगला है, अगला है धारा 163, मतलब माल का झूठा वर्णन देना। ठीक है, माल का झूठा वर्णन देना। तो माल का झूठा वर्णन देने का मतलब क्या है, वो 163 में ये बता रहा है कि कभी भी हम माल बुक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें क्लियरिटी बताना है कि हाँ हमारा जो हम सामान भेज रहे हैं वही है सच। ये नहीं कि हम किताब भेज रहे हैं, हम अंदर में सोना चांदी भेज दिए। ठीक है, एक तो वो है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम उसका मालिक ही नहीं ना, हम अपने आप को मालिक बता रहे हैं कि हम उसका मालिक है। ठीक है। और तो इसमें इस तरह का यदि मैटर होता है तो इसमें 163 के तहत मामला 163 के तहत कार्रवाई होती है। इसमें वही है कि पर क्विंटल के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना लेते हैं। 1 क्विंटल माल है तो 500 रुपये जुर्माना, इस तरह से। अगला जो धारा है 164 बहुत इंपॉर्टेंट है, 164। अक्सर अभी सेफ्टी ड्राइव चला रहे हैं गवर्नमेंट जो है, अभी बीच में कुछ ट्रेनों में आग लग गई थी। ठीक है, ट्रेनों में तो 164 की कार्रवाई ज्यादा ही चलती है, मतलब कि सेफ्टी ड्राइव चलाओ ट्रेनों में। ठीक है। तो मतलब 164 जो है वो क्या बोलता है कि खतरनाक माल को विधि विरुद्ध रूप से रेल पर लाना। खतरनाक माल, खतरनाक माल क्या होता है, जो अक्सर इनफ्लेमेबल होता है, मतलब जलने वाला होता है। जलने वाला जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेंट। ठीक है, मतलब लोग, बहुत लोग क्या है कि सोचता है कि चलो जा रहे हैं, स्टोव में तेल भरा है लेके चलते हैं। दूसरा क्या है कि छोटा गैस का सिलेंडर है, उसको बोरे में भर दिया लेके चलते हैं, गैस का सिलेंडर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम ट्रेन में ले आते हैं, और वो क्या होता है, कहीं भी थोड़ी सी चिंगारी हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ और वो आग बहुत जबरदस्त लग जाती है।
ठीक है। तो इस तरह का, या बहुत लोग क्या कहते हैं, पटाखे ले आते हैं, पटाखे पटाखे फायर क्रैकर्स। तो ये सब चीज यदि हमको मिलता है तो 164 पे कार्रवाई कर देंगे, 164। इसमें क्या है कि 1,000 रुपये जुर्माना या 3 साल का कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना या 3 साल का कारावास हो जाएगा। ठीक है। खतरनाक माल को विधि विरुद्ध रूप से रेल पे लाना, तो मतलब 164 की कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि मैंने इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि एक्स एक आदमी है, वो क्या करता है कि ट्रेन से अपने घर जा रहा है, साथ में एक आधा गैस भरा सिलेंडर है वो भी अपने साथ ले आता है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, आप बताइए। तो सीधा भाई, यदि कोई भी ट्रेन पे कुछ इस तरह से चीज लाएगा तो 164 के तहत कार्रवाई कर देंगे। मतलब खतरनाक माल को ट्रेन पे लाएंगे, जिससे मतलब और दूसरा सौंपना भी नहीं है, ये नहीं कि हम बुक कराने के लिए ला रहे हैं कि भाई गैस मेरा सिलेंडर में, इसको ट्रेन से बुक कर दो, वो भी नहीं लाना है। ठीक है, उसमें भी कार्रवाई हो जाएगी। जो अगला है 165। 165 जो है वो बदबूदार माल को विधि विरुद्ध रूप से लाना। ठीक है। मतलब बदबूदार, जैसे कि सड़े हुए चमड़े हैं, है ना, जैसे कि इस तरह के जो रेलवे एक्ट की धारा 67 देखिएगा, 67 में बहुत सारा चीज दिया गया है। ठीक है। तो उस तरह के माल को हम रेल प्रशासन को नहीं देंगे कि भाई आप इसको लेके जाइए, हमारा माल है ना। तो इससे यदि कुछ भी नुकसान होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, और इसमें 500 रुपए की जुर्माना भी आपकी लग जाएगी। तो हमने भी 165 तक पढ़ाया। एक बार मैं देखता हूँ कि आप लोग एक बार रिवीजन करिए, फिर से अगेन रिवीजन करिए। आई थिंक इतना तक हम सोचते हैं आपको याद करवा दें। तो जो हमारे, अभी हमने आपको बताया कि जो रेलवे अधिनियम है, इसके अंतर्गत दो तरह के केसेस हैं। एक पेटी केसेस हैं, एक नॉन पेटी केसेस हैं। जो पेटी केसेस हैं 19 सेक्शन में है, और जो नॉन पेटी केसेस हैं, जो ट्रायल वाले केस होते हैं, लगभग 10 सेक्शन है। टोटल 29 धाराएं हैं जिसपे हम लोग कार्रवाई करते हैं। और 29 धाराओं में हमने ये देखा कि जो 137 था, 137 था, वो था कि यदि उचित पास या टिकट के बिना कोई यात्रा करता है या यात्रा करने की कोशिश करता है, उसके पास टिकट नहीं है, उचित टिकट या पास नहीं है, और कपट पूर्वक यात्रा करता है, तो 37 लगाते हैं। वहीं 138 में हमने ये था कि उसके पास उचित पास या टिकट के बिना, मैंने या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वहां से और दूरी की यात्रा करता है। ठीक है। तो उसमें 138 लगाते हैं। फिर हमने देखा कि ट्रेन में एसीपी, जिससे कि आजकल बहुत ही मतलब पंक्चुअलिटी लॉस होता है ना, ट्रेनें अक्सर रुकती है, पंक्चुअलिटी लॉस होता है। 141 हमने वो एसीपी चैन पुलिंग का हमने देखा, 141 था चैन पुलिंग वाला। फिर हमने देखा 142। 142 में वो था कि ट्रांसफर ऑफ टिकट्स, मतलब टिकट का ट्रांसफर करना, तो वो देखा हमने 142 में। फिर हम आगे बढ़े तो 143 था, 143 था टॉटिंग वाला, टॉटिंग, जिसमें हमने बताया कि अक्सर कार्रवाई हो रही है टॉटिंग, टिकटों का अवैध व्यापार, तो वो था टॉटिंग का। फिर हम आगे बढ़े 44 में। 44 में हमने देखा अरे वो तो ट्रेन पे बिना लाइसेंस का बेच रहा है, तो 144 लग गया। और भीख भी मांग रहा है भिखारी लोग, तो उसमें भी 144 का भी लग गया। फिर हमने देखा 145। 145 में तीन चीजें हमने देखा। एक तो नशे के लिए दंड है, यदि शराब वराब पीता है। दूसरा गाली गलौज अभद्रता करता है या कोई न्यूसेंस करता है तो 145 का बी लग गया। तीसरा, यदि यात्री के आराम में कोई बाधा डालता है तो 145 का सी लग गया। फिर हमने देखा 146। 146 में क्या था कि कोई भी रेल कर्मचारी है, उसके कर्तव्य में बाधा डाल दिए, तो 146 लग गया। फिर हम आगे बढ़े 147। 147 में ये हमने देखा कि ट्रेस पास मत करो, मतलब बिना कोई अथॉरिटी का यदि रेलवे यार्ड में घूमोगे तो 147 में कार्रवाई हो जाएगी। फिर हमने देखा 148, 140, यदि आप मुआवजा मांगते हो और मुआवजा के लिए झूठ बोलते हो तो 148 लग जाएगा। फिर आगे बढ़ा 149। तो 149 में देखा अरे कोई आदमी मुआवजा झूठा मांग रहा है, झूठा झूठा दावा कर रहे हैं, तो 149 हो गया। फिर हमने देखा बड़े बड़े तीन थे, 150, 151, 152, जिसमें हमें तो पावर नहीं है, जीआरपी को है या लोकल पुलिस को है, तो इसमें बड़ा काम होता है। बड़ा काम मतलब जैसे कि
रेलगाड़ी को दुर्भावना से ध्वस्त कर देना, तोड़ देना। 150 था, 151 वो था कि आग लगा दिए, विस्फोट कर दिए, है ना, इससे रेल संपत्ति का नुकसान हो गया। तो ये भी बड़े दंड थे 151 वाले। फिर हमने देखा कि जो 152 था, 152 में वो था, 152 में वो भी 152 में कि जो रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्ति है उसको शत्रुतापूर्वक चोट पहुंचा दिए या ऐसा कोशिश किए, तो वो भी बड़ा था। फिर 150, 51, 52 से हम निकले तो 153 आ गया। तो 53 में ये था कि अब वो हमारी बाड़ी है, मतलब अपना पावर है 5 साल वाला, 5 साल वाला 153 में यदि कोई रेल द्वारा यात्रा करता है उसके सुरक्षा को जानबूझ के खतरा पहुंचा देना, जानबूझ के। देखिए 53, 54 में अंतर, 54 में उतावला पूर्वक, है ना, इसमें क्या जानबूझ के पत्थर मार दिए, है ना, ट्रेन चल रही, स्टोन पेल्टिंग कर दिए, तो 153 लगा दिए। फिर 54 वाले में है कि इसमें भी यात्रियों की सुरक्षा को उतावला पूर्वक हम मन या मन, लेकिन इसमें क्या है कि उतावलापन है, भूल है, कमी कोई हो गई, तो 154 लगा देंगे। फिर 155 की बात आई, 155 में जो रिजर्वेशन कक्ष है उसमें जैसे विकलांग के लिए है तो 155 लगा दिए। 156 की बात आई, रेलगाड़ी की छत पे मत बैठो, सीढ़ियों पे मत बैठो, इंजन पे मत बैठो, यदि ऐसा करते पाया गया तो 156 लगा दिए। फिर आगे बढ़े 157, जो पास या टिकट है उसमें फेर पारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। 157 पास या टिकट में हेरफेर कर दिए या उसको विरूपित कर दिए तो 157 लग गया। फिर 159 की बात थी, नो पार्किंग। नो पार्किंग मतलब क्या, कोई भी गाड़ी वाला कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, किसी रेल कर्मचारी का या आरपीएफ का बात ना माने तो 159 में कार्रवाई कर दिए। फिर आगे बढ़े 160, 160 था, 160 मतलब संपार फाटक, यदि कोई संपार फाटक को खोल दिया तो 3 साल की सजा, 160 ए लग गया। यदि कोई तोड़ दिया तो 160 का बी लगा दिए, मतलब 160 बी लग गया। फिर 161 था, बिना गेट, मतलब जो संपार फाटक है लेकिन बिना गेट मैन का है, उसको यदि कोई भी लापरवाही से पार करता है तो 161 लग गया, उसमें भी 1 साल का सजा का प्रावधान है। फिर महिला सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होती है तो 162 आ गया, यदि कोई भी महिलाओं के लिए आरक्षित कक्ष हो, डब्बा हो, सीट हो, उसमें यदि कोई भी मेल पुरुष जाता है तो 162 के तहत कार्रवाई कर देते हैं। 500 रुपए का जुर्माना होता है, 5 टिकट जब्त हो जाता है। 163 की बात करते हैं तो यदि कोई माल का झूठा वर्णन करता है तो 500 रुपए प्रति क्विंटल जुर्माना होता है उसको। फिर 164 की बात करते हैं तो यदि कोई भी ट्रेन में खतरनाक चीजें लाएंगे, खतरनाक चीज जैसे कि फायर क्रैकर्स हो गए, पटाखे जिसको बोलते हैं, दूसरा गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, वार्निश हो गया या पेंट हो गया, ये सब लाएंगे तो इस पे कार्रवाई करेंगे 164 के तहत। 1000 रुपए जुर्माना या 3 साल का जेल है या दोनों दंड है। 165 की बात करते हैं तो बदबूदार माल को ट्रेन पे नहीं लाना है, 500 रुपए जुर्माना लग सकता है। ठीक है, हम 165 तक आज पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे की जो क्लास है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्लास है भी, और 180, 180, 180 जो है हमें पावर मिलता है कार्रवाई करने के लिए, मतलब पूरे रेलवे एक्ट की कार्रवाई जो हम करेंगे, मतलब किसी को बुलाएंगे, किसी को अरेस्ट करेंगे, है ना, तो वो सब जो पावरें मिलती है कार्रवाई करने की, 180, 79, 80, पूरा 80 का ए बी सी डी ई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। उसको हम अभी अगले क्लास में आई थिंक कल पढ़ाएंगे। आई थिंक जो आज का हमारा सेशन है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जो हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, इसका सेकेंड पार्ट रहेगा रेलवे एक्ट का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अवश्य आप देखें। थैंक यू।